नेक्स्ट फेज मेटाफेज। चलिए सर, कैसे पहचानेंगे आप कि मेटाफेज स्टार्ट हो गई है? मेटाफेज, पहला सेंटेंस, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। बताइए, न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो चुकी है? पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? गायब हो चुकी है। डिसइंटीग्रेट मतलब पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? टूट चुकी है। अब मुझे बताओ, स्टार्ट कब हुई थी? टूटना स्टार्ट कब हुई थी? देखिए कब? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन कब हुआ? यानी कि मेटाफेज कैसे पहचानोगे? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से क्या हो चुकी होगी? टूट चुकी होगी, गायब हो चुकी होगी, डिसइंटीग्रेट हो चुकी होगी, तो आप पहचानोगे कौन सी फेज आ चुकी है अब? मेटाफेज। और आपको पता है मेटाफेज कैरियोकाइनेसिस का कौन सा फेज है? ये सेकेंड फेज है। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस का सेकेंड फेज बोले तो मेटाफेज। कौन सा फेज? मेटाफेज। मेटाफेज माइटोसिस का कौन सा फेज है? तो फर्स्ट कौन सा था? प्रोफेज को कैसे पहचाना था आपने? जब कंडेंसेशन इनिशिएट हुआ था तो आपने कहा था सर ये प्रोफेज है ना। मेटाफेज को कैसे पहचानोगे आप? मेटाफेज को पहचानने का तरीका है जब क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। बताओ, क्या लेट प्रोफेज में थोड़ा बहुत न्यूक्लियर एनवेलप को दिख रही होगी ना, लेकिन मेटाफेज में क्या हुआ? पूरी तरीके से गायब। और जब न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से गायब हो जाएगा तो मैं बताऊंगा अब कौन सी फेज स्टार्ट हो चुकी है? मेटाफेज स्टार्ट हो चुकी है। क्या यहां तक की बात क्लियर? आगे, हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जब आप न्यूक्लियर एनवेलप को हटा दोगे तो क्या क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा? अरे बोलो, अभी जस्ट मैंने फिगर बनाया था, ये वाला फिगर सर, ये वाला बताइए। जब पूरी तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो गई है? जब पूरी तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगी तो क्या अब यही क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे? फिर से देखो, मैंने कहा अभी तक ये न्यूक्लियर एनवेलप था ना, धीरे धीरे टूट रहा था, गायब हो रहे थे। मैंने कहा कि जैसे लेट प्रोफेज हुआ ये न्यूक्लियर एनवेलप क्या होगा? गायब होना स्टार्ट हुई थी पहले, लेकिन अब क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। और जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप गायब होगी तो मैं कहूँगा सर अब जो आपके पास क्रोमोसोम होगा वो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा। यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्यों वर्ड इस्तेमाल किया गया? न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि अब न्यूक्लियोप्लाज्म तो मिक्स हो गया है ना। किसके साथ मिक्स हो गया? साइटोप्लाज्म साथ में। तो मैं क्या कहूँगा भैया, अब क्रोमोसोम कहाँ मिक्स हो गया? पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म में बिखर चुका है। तो मुझे बताओ, अगर मेटाफेज स्टार्ट होता है तो मेटाफेज में पहला काम क्या है? बोलो, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो होगा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और जब न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो मैं कहूँगा अब जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या हो जाएंगे? साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। तो क्या मैं क्रोमोसोम को ऐसे साइटोप्लाज्म में बिखरा बिखरा रखूंगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है ना इनका। क्या करेंगे? आगे बात करते हैं सर। बाई दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। बताओ दूसरा काम क्या है मेटाफेज में? कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। स्टार्ट कहाँ हुआ था? प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन क्रोमोसोमल मटेरियल का स्टार्ट कहाँ हुआ था? अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था। कंप्लीट कब हो गया? मेटाफेज में। कब कंप्लीट हो गया? अच्छा मुझे बताओ, अगर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपको क्रोमोसोम क्लियरली दिखेगा एकदम? अरे बोलो, प्रोफेज में भी तो क्रोमोसोम दिख रहा था लेकिन इतना क्लियर नहीं था, लेकिन अब क्रोमोसोम एकदम क्लियरली आपको दिखने वाला है सर। एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब हम क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप की मदद से आसानी से बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर हुई? आगे लिखा है, दिस देन इज द स्टेज एट व्हिच द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी होगी तो बताओ आप किस फेज को चूज करोगे? क्यों मेटाफेज को ही? क्योंकि कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है। अब क्रोमोसोम पूरी तरीके से आपको एकदम क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे पास 3 हो गया। पहला बताओ, मेटाफेज को कैसे पहचानोगे आप? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द, बताओ क्या कंप्लीट हुआ मेटाफेज में? कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, साइज स्टडी करनी है, तो बताओ आप कौन सा फेज चूज करोगे? मेटाफेज। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे बात करते हैं। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द 2 सिस्टर क्रोमेटिड।
तो क्या इससे पहले जो प्रोफेज में क्रोमोसोम था उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड नहीं थे? थे, उसमें भी थे, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं थी। अब यहां देखते हैं, व्हिच आर हेल्ड टुगेदर एट बाय द सेंट्रोमियर। वहां पर भी तो सेंट्रोमियर जुड़े थे, याद करो फिर से। मैंने कहा सर ये क्रोमोसोम है प्रोफेज वाला, कितने क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम। कितने क्रोमेटिड? 2 क्रोमेटिड। और एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड कहलाता क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड। क्या इतनी बात क्लियर? लेकिन देखो क्या यहां पर उतने ज्यादा क्लियरिटी है? नहीं है। अब देखो यहां पर कितने क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम। कितने क्रोमेटिड? एक क्रोमेटिड यहां से लेकर के यहां तक, दूसरा यहां से लेकर के यहां तक, तो है कितने क्रोमेटिड? 2 हैं। इन्हें कहते क्या है आपस में? सर इन्हें कहते क्या है हम? सिस्टर क्रोमेटिड। अब मुझे तुम बता दो किसमें ज्यादा क्लियरिटी है? मेटाफेज वाले में। दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े कहां से हैं? यहां भी जुड़े हुए हैं, यहां पर भी जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर से। क्लियर होगा? तो अगर आपको क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो बताओ कौन सा फेज? मेटाफेज। मेटाफेज में सबसे अच्छी क्लियरिटी दिखती है, क्योंकि इस वक्त क्या हो चुका है? कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है। तो क्या आपको 3 बात याद रहेंगी? बताओ कैसे पहचानोगे मेटाफेज स्टार्ट हुआ है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप। और तुम्हें पता है, तुम थोड़ा सोचो, अगर सेल में न्यूक्लियर एनवेलप को हटा दोगे तो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर जो भी बंद था अब वो सब बिखर जाएगा। क्या बंद था? क्रोमोसोम बंद था। अब उस क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा। और साइटोप्लाज्म में अगर क्रोमोसोम बिखर चुका है तो मैं कहूँगा कुछ ना कुछ तो इनका करना पड़ेगा, लेकिन आगे करेंगे। फिलहाल अभी बताओ क्या कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया? और अगर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अब क्रोमोसोम आपको सबसे अच्छा दिखेगा। तो अगर आपको क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ स्टडी करनी होगी तो बताओ किस फेज में आप स्टडी करोगे? मेटाफेज में। हमने क्या स्टडी करना स्टार्ट किया? मॉर्फोलॉजी। ठीक है ना? तो कहाँ स्टडी करेंगे आप? मेटाफेज में। बताओ मेटाफेज का जो क्रोमोसोम होगा, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे? 2 होंगे। और दोनों क्रोमेटिड कहाँ जुड़े होंगे? सेंट्रोमियर से। और सबसे ज़्यादा क्या होंगे? ये क्लियर होंगे। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई? करें फिगर नंबर आप 10.2 बी देख लीजिए। ये 10.2 का बी वाला है, 10.2 है, ये बी है। पहला देखो क्या लिखा है? ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। ट्रांजिशन टू द मेटाफेज, यानी प्रोफेज से मेटाफेज में आ रहे हैं ना। अगला कह रहे हैं, देखो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो क्या हो रहे हैं? एलाइन हो रहे हैं। ये तो हम आगे बात करेंगे। अच्छा मुझे बता दो यहाँ पर टोटल कितने क्रोमोसोम दिखाए गए हैं? कितने हैं? 4 दिखाए गए हैं ना। 2 रेड वाले दिखाए गए हैं, 2 ब्लू वाले दिखाए गए। अब तुम बहुत गौर से तुम देखो, इस एक क्रोमोसोम में बताओ कितने क्रोमेटिड हैं? 2 हैं। है दिख रहा है ना? दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है बताओ? सबको दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एक क्रोमेटिड ये वाला बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा क्रोमेटिड यहाँ से यहाँ तक, और दोनों क्रोमेटिड कहाँ जुड़े हैं आपस में? सेंट्रोमियर पर। यहाँ तक बात क्लियर? तो मैंने कहा सर ये क्रोमोसोम है वो कितने हैं? 4 दिख रहे हैं आपको। हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं? 2-2 क्रोमेटिड हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो आगे चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होने वाली है। चलो ठीक है। क्या गायब हो गया? कुछ नहीं गायब हुआ है। स्मॉल डिस्क है, अभी भी है। ये स्मॉल डिस्क आपने पढ़ा था। अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी, किसी के पास अगर पुरानी एनसीईआरटी होगी, उसमें ब्रैकेट में कुछ लिखा होगा, हाँ, कि काइनेटोकोर्स इज फॉर्म बाय द स्पेंडल फाइबर्स ना, ये लिखा है ना। लेकिन नई वाले एनसीईआरटी में हटा दिया गया है। देखो क्या लिखा है? स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड द काइनेटोकोर। यानी क्रोमोसोम का, अभी मैंने फिगर बना था कि सर ये आपके पास क्रोमोसोम है, फिर से देख लीजिए, ये क्रोमोसोम है, ये क्या है? सेंट्रोमियर है। इस सेंट्रोमियर के ऊपर कह रहे हैं, यहां पर सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर कहते हैं क्या है? हम काइनेटोकोर कहते हैं। बताओ मुझे ये क्या है? ये सेंट्रोमियर, क्या ये सरफेस है? तो सेंट्रोमियर की सरफेस पे क्या बना हुआ है? काइनेटोकोर बना हुआ है। तो मुझे बताओ काइनेटोकोर का शेप कैसा होता है? डिस्क शेप होता है। कैसा होता है? काइनेटोकोर है कैसा? स्मॉल, लार्ज? स्मॉल। तो स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर, और उस स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर कहते हैं क्या है? हम काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर प्रेजेंट कहां पर है? सेंट्रोमियर की सरफेस पर।
और सेंट्रोमियर किसका पार्ट होता है? क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर कहते क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमेटिड हैं जहां पर जुड़ते हैं उस जगह का नाम होता है क्या? सेंट्रोमियर। क्या नाम होता है? और आपने पढ़ा है सेल वाले चैप्टर में, इसी सेंट्रोमियर के बेसिस पर क्रोमोसोम कितने टाइप के? 4 टाइप के। कौन कौन सा? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। कुछ याद आया? इसी सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर, इसी सेंट्रोमियर की सरफेस पर अगर आप देखोगे तो सरफेस पर आपको एक स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखेगा और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? काइनेटोकोर। क्या नाम होता है? अब काइनेटोकोर क्यों प्रेजेंट है? दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर to the chromosome that are moved into the position at the center of the cell। यहां बहुत गौर से पढ़ो। देखो, अगर मैं आपको इस फिगर में दिखाऊं, यहां पे देखें, यहां पे बहुत गौर से अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है पीछे तक? चलो बताओ मुझे, ये है क्या है? ये तो क्रोमोसोम है ना? क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड कहां जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर पर। देखो सेंट्रोमियर के ऊपर आपको यहाँ पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का दिख रहा है ना? ये जो व्हाइट कलर का डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम क्या है? काइनेटोकोर। अब मुझे बताओ, काइनेटोकोर किसको जोड़ रहा है? स्पिंडल फाइबर को। बताओ ये क्या है? यही तो क्या है? स्पिंडल फाइबर। अरे बोलो, तो स्पिंडल फाइबर जो है वो एक तरफ किससे जुड़ा हुआ है? काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है। दूसरी साइड किससे जुड़ा हुआ है? अरे बोलो, सेंट्रो, ये क्या है? अरे ये क्या है? पूरा एस्टर नहीं है, एस्टर तो ये है। ये क्या है? सेंट्रोमियर नहीं है, अरे सेंट्रियोल है ये सेंट्रियोल है। इसके चारों तरफ ये फ्लूइड होगा, सेंट्रोसोम कहलाएगा। अरे बोलो, अगर मैं कहूं ये क्या है? ये तो सेंट्रियोल हो गया ना, परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे के, सेंट्रियोल। इसके चारों तरफ ये फ्लूइड सेंट्रोमियर कहलाएगा। तो मैं कहा ये स्पिंडल फाइबर हो गया। तो बताओ मुझे, स्पिंडल फाइबर जो होता है क्रोमोसोम से किस जगह से जुड़ता है? काइनेटोकोर से। कहाँ जुड़ता है? अच्छा, क्या क्रोमोसोम को एक ही साइड से बांधोगे आप? नहीं, क्रोमोसोम को आपको दोनों साइड से बांधना पड़ेगा। बांधने के लिए मेरे पास क्या होता है? स्पिंडल फाइबर होता है। बताओ, स्पिंडल फाइबर एक साइड अपने एक एंड से क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ता है और दूसरे एंड से ये सेंट्रोसोम से जुड़ जाता है। बात है क्लियर? अरे बोलो, यहां पे देखें, ये भी तो स्पिंडल फाइबर है, इसका भी तो 2 एंड है। एक एंड कहां पर है? काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा कहां जुड़ा हुआ है? कभी याद आया होगा कुछ? सेंट्रोसोम जो होता है उसका डुप्लीकेशन एस फेज में होता है। सेंट्रोसोम का मूवमेंट बिगिन होता है प्रोफेज में, और ये मूव करते करते अपोजिट पोल पर पहुंचेंगे। अरे बोलो, जब अपोजिट पोल पर पहुंचेंगे तभी तो क्या होंगे? स्पिंडल फाइबर को बना करके क्रोमोसोम क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। फिलहाल अभी मुझे बता दो, यहाँ पे बताओ, चलिए, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पर क्या होता है? स्मॉल डिस्क स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? काइनेटोकोर। अब आगे बढ़ते हैं। सर, काइनेटोकोर क्या है? जगह है, वो जगह जहां से क्या जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ा होता है? क्रोमोसोम के। दैट आर द मूव इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई होगी। ये बात तुम्हें समझने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। इस फिगर में मैंने फिगर बनाना है। ये है फिगर। आपने जस्ट अभी कहा था कि न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाएगी तो कुछ क्रोमोसोम जो होंगे क्या हो जाएंगे? वो बिखर जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? ये कुछ क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ क्रोमोसोम यहाँ बिछे होंगे, कुछ होंगे यहाँ पर होंगे, कुछ ऐसे रहेंगे। जैसे न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गई, क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में क्या हो गए? बिखर गए। मैं कहूँगा सर हमें ये बिखरा हुआ क्रोमोसोम नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए? क्रोमोसोम जितने हैं वो कहाँ पर आ जाएं? एक लाइन लगा करके आ जाएं। अब इन लोग को हम कैसे इकट्ठा करेंगे? इनको इकट्ठा करने का एक ही तरीका होता है कि इन्हें क्या करो? दोनों साइड से रस्सी से बांध दो। क्या करेंगे? इन्हें रस्सी से बांधेंगे। रस्सी का नाम बोलो, स्पिंडल फाइबर। देखो ये यहाँ पर है ना, इसको हम इस पोल पर क्या अभी सेंट्रोमियर होगा? सेंट्रोसोम होगा। यहाँ पर क्या? यहाँ पर भी सेंट्रोसोम होगा ना। ये क्या करेगा? एक साइड से यहाँ जुड़ेगा, एक साइड से यहाँ जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? दूसरे साइड देखो, यहाँ से जुड़ेगा ये वाला, यहाँ से ये वाला जुड़ जाएगा। जुड़ गया?
ये वाला क्रोमोसोम क्या यहाँ पर भी काइनेटोकोर होगा, ये काइनेटोकोर इस स्पिंडल फाइबर से यहाँ जुड़ेगा, ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, जुड़ गया? अरे बोलो, ये वाला क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से यहाँ से जुड़ेगा और ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये वाला कहाँ गया? ये वाला यहाँ जुड़ेगा, ये वाला यहाँ। इतना क्लियर हो गया? अरे बोलो, सारे क्रोमोसोम क्या स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए? अगर सारे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए हैं, अब क्या करेंगे? ये सारे क्रोमोसोम को हम कहाँ लेके आएंगे? बीचों बीच में। कहाँ लेके आएंगे? बीचों बीच में लेके आएंगे, इक्वेटर पे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? अच्छा, आपके पास एक रस्सी है, मान लेते हैं मैं बीच में खड़ा हूँ, मेरे बीच यहाँ पर एक रस्सी बांध दो, और कोई लोग मुझे इधर खींच रहा हो, कोई इधर मुझे खींच रहा हो, मैं किस साइड जाऊँगा? बीच में। जिधर फोर्स ज़्यादा लगेगा ना, जिधर फोर्स ज़्यादा लगेगा मैं उधर तो भागूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं बीच बीच में रहूँ, तब बराबर से फोर्स लगा के मुझे बीच में रखा, ये तो होगा ना भैया। जितना फोर्स उधर से लग रहा है, उधर फोर्स इतना उतना लगा दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? बीचों बीच में। और ज़्यादा बराबर लगाओगे तो बीच से फट भी सकते हैं हम, हो सकता है ना, लेकिन नहीं। क्या हुआ? चलो अब बताओ, अगर मुझे इस क्रोमोसोम को यहाँ ऊपर से बीच में लेके आना, क्या करूँगा मैं? इस रस्सी को मैं थोड़ा और बड़ा कर दूंगा, इसको मैं छोटा कर दूंगा, ये तो होगा ना। जब ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, धीरे धीरे कहाँ जाएगा? ये बीच में आ जाएगा। ये नीचे पड़ा हुआ, इसे कहाँ लेके आना है? बीच में लेके आना है। तो क्या करेंगे हम? ये वाली रस्सी को हम बड़ा कर देंगे, ये जो बड़ा था क्या करेंगे? हम छोटा करेंगे। धीरे धीरे होगा क्या? धीरे धीरे ये होगा कि सेल के अंदर जहाँ जहाँ क्रोमोसोम पूरा बिखरा हुआ था साइटोप्लाज्म के अंदर, वो क्या होगा? एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। और ये कौन सी जगह होती है जहाँ पर क्रोमोसोम इकट्ठा होते हैं? इस जगह का नाम होता है इक्वेटर। क्या नाम होता है? तो कहते हैं मेटाफेज में क्रोमोसोम कहाँ पर अलाइन हो जाते हैं? सारे के सारे इक्वेटर पर। कहाँ पर होते हैं? अच्छा बताओ, क्या यहाँ पर क्रोमोसोम इक्वेटर पर हैं? नहीं है। यहाँ पर क्रोमोसोम कहाँ है? पूरा बिखरा हुआ है। क्या हुआ है? अब बिखरे हुए क्रोमोसोम को इक्वेटर पर लाने के लिए पहले मैंने क्या किया? क्रोमोसोम को मैंने स्पिंडल फाइबर से बांध दिया। क्लियर है? अच्छा बताओ, स्पिंडल फाइबर, कोई भी रस्सी होगी, हर एक रस्सी में तो दो एंड होते हैं ना। रस्सी का जो एक एंड होगा वो कहाँ से जुड़ेगा? सेंट्रोसोम से। रस्सी का दूसरा एंड क्रोमोसोम के काइनेटोकोर। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे, मान लेते हैं मेरे पास ये बुक है, तो बताओ इस बुक में कितने सरफेस हैं? दो सरफेस है ना भैया, एक ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली। ये मान लेते हैं जो प्लास्टिक लगा है, यही तो क्या है? काइनेटोकोर। अब बीच में जो है ये क्रोमोसोम है, मान सकते हैं। अरे ये मेरे पास क्या है? जो प्लास्टिक है ये काइनेटोकोर है, और जो बुक है ये क्या है मेरे पास? ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, मान लेते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर इसे ज्वाइन करना होगा तो मैं क्या करूँगा? पहले रस्सी को यहीं से बांधूंगा ना, एक ऊपर से बांध दो, एक रस्सी को नीचे से बांध दो। और अगर ये यहाँ पर मौजूद है तो बताओ, अगर मुझे इस बुक को बीचों बीच में लगाना तो मैं क्या करूँगा? इस रस्सी को मैं बड़ा करूँगा और नीचे वाले को मैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये यहाँ पर रुक जाएगा। यही तो बात चल रही है क्रोमोसोम के साथ में। यहाँ पे देखो ना, क्रोमोसोम कहाँ था? पूरा सेल में बिखरा हुआ था, पूरे सेल में बिखरा हुआ था। लेकिन हमें बिखरा हुआ क्रोमोसोम, हमें कहाँ चाहिए? क्रोमोसोम बीचों बीच में चाहिए। अगर बीचों बीच में चाहिए तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा आपको? क्रोमोसोम को रस्सी से बांधना पड़ेगा। रस्सी का नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर। अब बताओ, रस्सी क्या होगा तो रस्सी के कितने एंड होंगे? दो एंड होंगे, और दो एंड में से एक एंड कहाँ बंधा होगा? सेंट्रोसोम से। दूसरा एंड कहाँ होगा? काइनेटोकोर से। अब मुझे बता दो कितने काइनेटोकोर हैं? है नहीं। एक स्पिंडल फाइबर यहाँ जुड़ा होगा और एक यहाँ से जुड़ा होगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? धीरे धीरे क्या होगा? सारे क्रोमोसोम कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे? सेंटर में। और सेंटर का नाम क्या होता है? इक्वेटर। तो मैंने वही बात की थी सर, जो काइनेटोकोर होता है वो जगह होती है जहाँ से क्या जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। और जब स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा तो सारे क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे? सेल के सेंटर में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सेल के सेंटर में। आगे, हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected to its kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole। नहीं समझ में आया? नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया। यहाँ पे देखो, बहुत खतरनाक लाइन लिखी है, सबको एक साथ जोड़ दिया गया है। ये मेरे पास सेल ना, ये मेरे पास सेल है। बताओ इस सेल में कितने पोल हैं? सर ये पोल, पहला पोल, ये दूसरा पोल, ठीक है, दो पोल हैं। अच्छा बताओ, क्या इस पोल पर यहाँ पर सेंट्रोसोम है? क्या इस पोल पर भी सेंट्रोसोम है? अच्छा बताओ, क्या मैं इन्हें अपोजिट पोल बोल सकता हूँ?
एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, हो गए ना। चलो यहाँ बनाते हैं क्या, क्रोमोसोम। चलो बताते हैं, मेटाफेज है ना, तो मेटाफेज है तो क्रोमोसोम एकदम क्लियरली बना लो। अगला क्रोमोसोम बनाते हैं। बताओ कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम। कितने क्रोमैटिड टोटल? टोटल चलना। अच्छा बताओ क्या ये आपस में सिस्टर हैं? ये आपस में। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है फिर? ये क्या है? ये क्या है? काइनेटोकोर है। अरे ये काइनेटोकोर है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अच्छा बताओ क्या ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है इसका काइनेटोकोर ये वाला है? या ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है इसका काइनेटोकोर ये वाला है? इसका काइनेटोकोर और इसका वाला बताओ। इस सिस्टर क्रोमैटिड का काइनेटोकोर ये है और इसका जो काइनेटोकोर है वो एक एंड से जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर की मदद से। अगला देखें, इसी क्रोमोसोम का जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है वो अपने काइनेटोकोर से अपोजिट के सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर। बात समझ में आई? वही सेंटेंस से बोल रहा है। एक क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर की मदद से एक पोल से जुड़े हुए हैं। इसी क्रोमोसोम का जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है वो अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर की मदद से अपोजिट पोल के सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आई? यहां पे देखते हैं, बताओ कितने क्रोमोसोम, कितने क्रोमैटिड? आपस में एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। अरे बोलो, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है इसका काइनेटोकोर ये वाला, ये अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर की मदद से एक पोल से जुड़ा हुआ है। इसी क्रोमोसोम का जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है ये अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर की मदद से दूसरे पोल से जुड़ा हुआ है। किसी कोई दिक्कत हुई? अरे बोलो, नहीं ना? अरे बोलो ना भाई। अब सेंटेंस फिर पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि सर हेंस मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर। पहले यह अंडरलाइन करो। तो मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताओ। मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? क्रोमोसोम कहाँ लाई करते हैं? इक्वेटर पर। कहाँ पर लाई करते हैं? अच्छा बताओ, कभी आपने क्या अर्थ के बारे में पढ़ा है? अर्थ, धरती, अर्थ पढ़ा है ना, पृथ्वी। हाँ, तो पृथ्वी जो होती है अंडाकार है या नहीं है? अब कुछ ज़्यादा गलत बन गया, कुछ ज़्यादा ही अंडाकार बन गया है। ऐसे ही होता है? अरे बोलो ना यार। ये क्या होता है? पोल। और ये क्या होता है? इक्वेटर होता है। वही बात यहाँ पे भी कही जाए, सर ये क्या है? पोल है। तो ये क्या है बताओ? क्रोमोसोम कहाँ लग रहे हैं? इक्वेटर पर। सेंट्रोसोम कहाँ है? अरे सेंट्रोसोम पोल पर है। क्रोमोसोम कहाँ लग रहे हैं? इक्वेटर पे लग रहे हैं। तो बताओ मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? क्रोमोसोम कहाँ पे लाई करेंगे? इक्वेटर पर। कहाँ लाई करेंगे? इक्वेटर पर लाई करने वाले हैं। अब अगली बात समझ सकते हैं यहाँ पर, विथ 1 क्रोमैटिड। देखो कितनी बात की जा रही है? एक क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम का, ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, अपने काइनेटोकोर से जुड़ेगा टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम 1 पोल। बात समझो यार, कितने क्रोमोसोम? इस क्रोमोसोम का ये वाला क्रोमैटिड अपने काइनेटोकोर से, अपने स्पिंडल फाइबर से कहां जुड़ेगा? पोल से जुड़ेगा। बात समझ में आ गई? अरे बोलो ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड, इस क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड, इस क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमैटिड ही तो होगा। अरे बोलो ना, नहीं समझ में आया? अरे भाई आना चाहिए। कितने क्रोमोसोम बताया था मैंने? अब कितने हैं? एक है ना। एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? तो मैं कहा इस क्रोमोसोम का, इस ब्लू वाले क्रोमोसोम का ये वाला जो क्रोमैटिड में से ए मान ले रहा हूं, ठीक है ना? आपस में सिस्टर है ना। कह रहे हैं सर इस क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड अपने काइनेटोकोर से, अपने स्पिंडल फाइबर से एक पोल से जुड़ा हुआ है। इसी क्रोमोसोम का जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है, तो क्या यही वाला सिस्टर क्रोमैटिड होगा? इसका जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर की मदद से अपोजिट पोल से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? अभी मेरे पास बताओ कितने क्रोमोसोम हैं? बताओ अगर ये ह्यूमन की सेल होती, चाहे वो ह्यूमन मेल होता चाहे ह्यूमन फीमेल होता, बताओ कितने क्रोमोसोम होते? 46 होते। अगर 46 क्रोमोसोम होते तो बताओ 46 के 46 क्रोमोसोम मेटाफेज में कहां पर लगे होते हैं? ऐसे तो होते।
अब तुम पहचानो, मेरे पास कितने क्रोमोसोम? एक क्रोमोसोम इक्वेटर पे लगा हुआ है। अरे बोलो ना, बताओ इस फिगर में कितने क्रोमोसोम? 4 क्रोमोसोम। 4 क्रोमोसोम कहाँ लगे हुए हैं? तो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि एक क्रोमोसोम का जो एक सिस्टर क्रोमेटिड वो एक साइड जा रहा है, दूसरा वाला दूसरे साइड आ रहा है या नहीं है? अरे यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर मेरे पास इसी सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते, बताओ 46 क्रोमोसोम कहाँ लग जाते? सारा सारा इसी इक्वेटर लगते। और किस फॉर्म में लगते? जैसे यहाँ पे ये लगे हुए हैं, लगते या ना लगते? कुछ याद आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हैं कुछ? अगर 46 क्रोमोसोम में ऐसे लगे रहेंगे तो जब इसमें डिवीज़न होगा, मैं कहूँगा 46 ऊपर आ जाएंगे, 46 कहाँ आएंगे? लेकिन वो अगले फेज में। फिलहाल हम मेटाफेज में हैं। मैंने कहा सर मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटाफेज के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं सब के सब कहाँ लग जाते हैं? कहाँ पर लगते हैं? इक्वेटर पर लग जाते हैं। वो मेरा ही बज रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, ठीक है, तुम ध्यान मत दो। मैंने कहा इक्वेटर पे लगेंगे। कहाँ लगेंगे? इक्वेटर पे लगेंगे। जब क्रोमोसोम इक्वेटर पे लगेंगे तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, और एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमैटिड होते हैं वो आपस में कहलाते हैं क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड। और सिस्टर क्रोमैटिड अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर की मदद से एक पोल की तरफ, उसी का दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड जो होगा अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर की मदद से दूसरे पोल की तरफ बंधा हुआ होगा। वैसे ही जैसे कि मैं कहूँ मैं बीचों बीच में खड़ा हूँ, मेरे पास यहाँ से तुम बांध दो एक रस्सी ऐसे आगे, एक रस्सी कहाँ बांध दो? फिर पीछे बांध दो, तो मैं भी तो बीच बीच में खड़ा रहूंगा। अरे बोलो ना। और रस्सी एक आगे साइड में और एक पीछे के साइड में, एक पोल यहाँ से बांध दो, एक पोल यहाँ से बांध दो, बीच में मुझे बांध के पीटते रहो। यही तो होता है। अरे बोलो, वही बात कहाँ है? क्रोमोसोम पर। क्या इतना आप इमेजिन कर पा रहे हैं? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ सर, क्या सेंट्रोसोम? ये वाला ना? हाँ ये वाला तो ही रहेगा। हाँ यहीं बंधेंगे, सबकी रस्सी यहीं से आएगी। देखो जैसे 4 बंधे हैं ना, ऐसे 46 भी बंधेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। इसलिए तो डुप्लीकेशन हुआ था। अरे इसलिए तो डुप्लीकेशन हुआ था भैया। पहले कितने थे? जब सेल इंटरफेज में थी तो कितने सेंट्रोसोम थे? एक था ना। जब एस फेज में सेंट्रोसोम का क्या होगा? डुप्लीकेशन। 2 बन गए। क्यों 2 बने? क्योंकि पता है आगे चल के जब से यही सेल डिवाइड करेगी तो एक सेल में एक सेंट्रोसोम चला जाएगा, दूसरे सेल में। अब बताओ जब सेल नहीं बनेगी तो हर सेल में फिर से कितना सेंट्रोसोम आ जाएगा? क्या जाएगा? क्लियर है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर करें फिगर आप 10.2 देख लीजिए। देखना क्या है, समझा दिया मैंने। ये आगे कहाँ पर? सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ गए। कहाँ पर आ गए हैं? इक्वेटर पर आ गए हैं, ठीक है ना। क्या करें इसको हमें? चलो यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट सर द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रिफर्स टू एज द मेटाफेजिक प्लेट। कह रहे हैं सर सेल के अंदर जुनैद भाई, सेल के अंदर क्रोमोसोम जिस जगह पर अलाइन होते हैं उसे हम कहते हैं क्या है? इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे कि मैंने कहा सर क्या कोई यहाँ प्लेट बनती हुई दिख रही है? ये इस प्लेट को कहते हैं क्या है हम? इक्वेटोरियल प्लेट। क्या कहते हैं इसे हम? अंडरलाइन करो। सेल के अंदर क्रोमोसोम मेटाफेज में जिस प्लेन पर अलाइन होंगे, अलाइन होने का मतलब लग जाना ना, तो जिस प्लेन पर अलाइन होंगे उस प्लेन का नाम क्या होता है? मेटाफेजिक प्लेट। क्या नाम होता है? मेटाफेज प्लेट। क्या यहां तक की बात क्लियर? मुझे बताओ पहला काम मेटाफेज में क्या हुआ? पहला काम मेटाफेज में क्या हुआ? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर। अच्छा बताओ अगर न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, अब क्या होगा? क्रोमोसोम बिखर जाए। कहाँ बिखरेगा? क्या हम चाहेंगे कि क्रोमोसोम ऐसे बिखरा रहे? नहीं, हम तो चाहेंगे कहाँ आ जाएंगे? बीचों बीच में। अब अगली बात बताइए मुझे, मेटाफेज में कंडेंसेशन क्या हो चुका है? कंप्लीट। और अगर कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है, मैं कहूँगा अब क्रोमोसोम आपको सबसे अच्छा दिखाई देगा। यानी अगर आपको क्रोमोसोम से रिलेटेड कुछ भी स्टडी करनी होगी तो किस फेज की तरफ बढ़ोगे आप? मेटाफेज। यहाँ तक बात क्लियर? मैंने कहा सर क्रोमोसोम जो बिखरे हुए थे उन्हें मैंने बांध दिया। किससे बांधा? स्पिंडल फाइबर से बांधा। और स्पिंडल फाइबर को बांधने के लिए मैंने एक साइड काइनेटोकोर से जोड़ा और दूसरे साइड मैंने पोल से जोड़ दिया। सारे क्रोमोसोम को मैंने सेल के बीचों बीच में लगा के खड़ा कर दिया। सेल का बीचों बीच जो प्लेन होता है उसे हम नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं? वो जो पोल बनता है उस पोल का नाम होता है इक्वेटर। क्या नाम होता है?
तो बताओ मेटाफेज में क्रोमोसोम कहां पर आ गए? इक्वेटोरियल प्लेट पर आ गए, या मेटाफेजिक प्लेट, इसे हम इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं या मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। बताओ सारे क्रोमोसोम कहां पर अलाइन है? मेटाफेजिक प्लेट पर। अब तुम्हें कंडीशन समझनी पड़ेगी। मेरे पास क्रोमोसोम 1 है, लेकिन इस एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं? 2 हैं, और आपस में एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड जो होते हैं वो कहलाता है क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड मान लेते हैं ए वाला है, ए वाला अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर की मदद से अपोजिट पोल की तरफ, इसी क्रोमोसोम का जो दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है वो अपने काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर की मदद से अपोजिट पोल से जुड़ जाएगा। जैसे एक क्रोमोसोम के साथ में हुआ है वैसे ही 4 क्रोमोसोम के साथ में होगा, वैसे ही 46 क्रोमोसोम के साथ में होगा। क्या इतनी बात क्लियर? अब एक बात तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखनी है, मेरे पास कितनी क्रोमोसोम है? अगर मैं एक ह्यूमन हूं तो बताओ ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम हैं? कितने हैं? अच्छा 46 क्रोमोसोम होंगे तो क्या इसमें होमोलागस क्रोमोसोम भी होंगे? होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो मैं क्रोमोसोम बनाने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं, तुम ज़्यादा रख भी नहीं पाओगे। इस बार मैंने दोनों कलर सेम किया है। क्या सेम किया है? कलर सेम किया है। बताओ कितने क्रोमोसोम? 4। कितने क्रोमोसोम हैं जो एक जैसे दिख रहे हैं? 2 ना। अरे ये वाला एक जैसा दिख रहा है कलर के हिसाब से, ये वाला एक जैसा दिख रहा है कलर के हिसाब से। मैंने कहा सर ये आपस में क्या है? होमोलागस। ये आपस में कैसे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं बताओ होमोलागस क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं? यहाँ पर 2 है ना। टोटल क्रोमोसोम, टोटल क्रोमेटिड, बात समझ में आ गई? अच्छा क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि सारे क्रोमोसोम जो होंगे कुछ ऐसे बंधे होंगे? होंगे नहीं होंगे? होंगे ऐसे? अरे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है जैसे 4 बंधे हुए हैं? ऐसे अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम होता तो 46, अब मान लेते हैं मेरे पास ये नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है होमोलागस वाला, ये नंबर 2 है, ये भी नंबर 2 है। ऐसे क्या 3 भी होगा? 3 भी होगा, 3 भी होगा, ऐसे 4 भी होगा, 4 भी होगा, होगा या नहीं होगा? ऐसे सेल के अंदर 5, सेल के बाहर नहीं होगा, सेल के अंदर ही होगा, ऐसे होगा ना। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे करते 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 ये 46 वाला होगा? होगा नहीं होगा? क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे की बात जो है, हाँ 23 सॉरी, चलो ठीक है भाई, थैंक यू। 23 वाला, 23 वाला, ठीक है ना? ऐसे तो होगा। अब तो थोड़ा ध्यान रखो क्योंकि अगले जो बात मैं बोलूँगा वो एनाफेज के बारे में बोलूँगा। किसी बारे में? और एनाफेज और मेटाफेज में बस एक ही बात का डिफरेंस होता है। क्या? जो अभी तक तुम्हें क्रोमोसोम दिख रहे हैं, एक क्रोमोसोम कितने क्रोमेटेड? वही एनाफेज जब आता है तो मैं कहता हूँ सर यही क्रोमोसोम है जो एक क्रोमोसोम है, कितने क्रोमेटेड साथ में? एक क्रोमेटेड साथ में। अब ये क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? यहाँ से सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे डिवाइड, और जैसे ही एनाफेज आता है सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। जब सेंट्रोमियर डिवाइड होगा तो आधा क्रोमेटिड इधर भागेगा और आधा भागेगा ना। यही क्रोमेटिड अगले स्टेप में यानी एनाफेज में, यही सिस्टर क्रोमेटिड अगले एनाफेज के अंदर जो अगला स्टेप आने वाला है उसी को मैं क्रोमोसोम बोलता हूँ। अभी तक मैं क्या बोल रहा हूँ उसको? कितने क्रोमोसोम, कितने क्रोमेटिड? जब ये सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाएगा, जैसे ही डिवाइड करेगा ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, और जैसे एनाफेज आता है अब मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो एक क्रोमोसोम कितने क्रोमेटिड के साथ में है? एक क्रोमेटिड के साथ में। तो मैं इसी सिस्टर क्रोमेटिड को अगले स्टेप में मैं फ्यूचर सेल का क्रोमोसोम बोलने वाला हूँ। क्या बोलने वाला हूँ? फ्यूचर सेल का क्रोमोसोम बोलने वाला हूं। मैंने कि जो डॉटर सेल बनने वाली है उसका क्रोमोसोम कहां बन जाएगा? एनाफेज में, लेकिन उस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे? एक होगा। बात समझ में आई? अगर मेरे पास पूरा टोटल 46 क्रोमोसोम है तो 46 में सेंट्रोमियर डिवाइड करेगा, और 46 में अगर डिवाइड करेगा तो 46 क्रोमेटिड ऊपर और 46 आएगा या नहीं आएगा? और जो 46 क्रोमेटिड था वही एनाफेज टीलोफेज में क्या कहलाता है? आने वाली सेल का
क्रोमोसोम कहलाता है। तो जो नई सेल बनेगी उसमें भी तो 46 क्रोमोसोम रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो क्रोमोसोम रहेंगे बताओ कितने क्रोमेटिड रहेंगे उसके अंदर, एक एक। सब बात समझ आई। लेकिन मुझे बताओ प्रोफेज और मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं, इन एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड, 2। तो बात आपको ये समझनी है कि प्रोफेज और मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं उनके एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड, 2। बाकी एनाफेज टीलोफेज में जिसे मैं क्रोमोसोम बोलूँगा उनके एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड होंगे, 1 होंगे। अच्छा, इंटरफेज में हम क्रोमेटिड बोलते ही नहीं है, सॉरी क्रोमोसोम बोलते ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसे हम, क्रोमैटिन बोलते हैं। फिलहाल आपको ये फिगर आपको याद आनी चाहिए, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। बताइए या की फीचर ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज का की फीचर क्या है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है। पहला की फीचर ये होता है, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो काइनेटोकोर से हर क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। तो अगर सेल के अंदर कहीं पर भी आप माइक्रोस्कोप लगा कर देख रहे हो और आपको क्रोमोसोम का काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से अगर जुड़ चुका है तो मुझे बताओ कौन सी फेज है, वो मेटाफेज है। तो मेटाफेज का जो की फीचर है वो ये है कि स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो जाएगा, काइनेटोकोर से। और मुझे बताओ काइनेटोकोर कहां पर है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर की सरफेस पर है। बात समझ में आ गई। अगली बात क्या है, क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर। अच्छा, इसी को भी क्या कहा था आपने, इसी को आपने इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा था, मेटाफेजिक प्लेट भी कहा था। स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेजिक प्लेट थ्रो द स्पिंडल फाइबर टू द बोथ पोल। क्या क्रोमोसोम के दोनों पोल तरफ स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है, हाँ जुड़ा हुआ है। तो बताओ मुझे मेटाफेज का की फीचर क्या है, की फीचर मतलब इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या है। पहला क्या हो गया, स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर, यानी स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ जाएगा, और काइनेटोकोर कहां पर है, सेंट्रोमियर पर है। सेंट्रोमियर कहां पर है, क्रोमोसोम पर है। अगली बात, क्रोमोसोम बताओ कहां जुड़ जाएंगे, स्पिंडल इक्वेटर पर। स्पिंडल इक्वेटर मतलब मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाएंगे, और मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाएंगे तो हर एक क्रोमोसोम से क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जुड़ा ही होगा अपोजिट पोल की तरफ। बात इतनी क्लियर। बताओ क्या खत्म हुआ, मेटाफेज। बताओ क्या ये फिगर क्लियर है आपको। अगर आपको कहीं पर क्रोमोसोम बिखरे हुए दिख रहे हैं, ये क्या होता है, ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। और अगर क्रोमोसोम कहां पर है, इक्वेटर पर है, ये क्या है आपके पास, कंप्लीट मेटाफेज है ना। अब आते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, और नेक्स्ट फेज जो मेरे पास है वो क्या है, एनाफेज। क्या है, एनाफेज है। चलिए एनाफेज समझ लोगे, आपको समझ में बिल्कुल सब कुछ आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। जो मैंने फिगर बनाया उसे समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखते हैं एनाफेज क्या होता है। एनाफेज में देखते हैं, सर एट द ऑनसेट ऑफ द एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेजिक प्लेट। हर क्रोमोसोम जो कहां पे था, मेटाफेजिक प्लेट पे था, इज स्प्लिट। क्रोमोसोम क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, क्रोमोसोम टूट गया। बताओ क्रोमोसोम टूटेगा कहां से, जहां से अटैच था। अब मुझे बताओ क्रोमोसोम अटैच कहां से था, सेंट्रोमियर। बात समझो, मैंने कहा सर यही तो मेटाफेज था, क्या यही मेटाफेजिक प्लेट क्रोमोसोम है। अरे बोलो, मेटाफेज का क्रोमोसोम यही वाला है, हाँ है। इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड हैं, 2 हैं। दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े कहां से हैं, तो अगर मुझे तोड़ने की बात आएगी तो जहां तुम जुड़े रहोगे वहीं से तोड़ा जाएगा। अरे बोलो ना भैया, जब तुम कहीं से जुड़े ही नहीं हो तो तोड़ेंगे कहां से तुम्हें आप। जब तुम कहीं से जुड़े रहोगे तभी टूटोगे ना। तो बताओ मुझे क्रोमोसोम जुड़ता कहां पर है, कहां पर। तो बताओ अगर एनाफेज आएगा तो हर क्रोमोसोम क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। कहना सही ये था कि क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं बल्कि सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा। क्या स्प्लिट करेगा, ये क्या उस जगह है, सेंट्रोमियर ही तो है ना, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा। अच्छा बताओ अगर ये सेंट्रोमियर यहां से टूट जाए तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा तुम्हें दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा। अरे एक क्रोमेटिड इस साइड भागेगा, क्यों भागेगा भाई, क्योंकि ये इधर से जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर से, और ये इधर भागेगा क्योंकि ये इधर जुड़ा हुआ है या नहीं है। अरे बोलो ना। तो मुझे बताओ एनाफेज जैसे ही आएगा, बताओ पहला काम क्या होगा, स्प्लिट। क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम क्या करेगा, स्प्लिट कर जाएगा। कैसा, साइमल्टेनियसली, मतलब सारे क्रोमोसोम साथ साथ क्या करेंगे, टूटेंगे। एंड 2 डॉटर क्रोमेटिड्स, बहुत खतरनाक लाइन लिखी है, अगर ये समझ जाओगे तो पूरा का आंसर समझ में आओगे। क्या लिखा है,
एंड द टू डाटर क्रोमैटिड, मुझे बताओ डाटर क्रोमैटिड कौन है? क्या यही है? यहां पर डाटर वर्ड इस्तेमाल किया और इसी को अभी तक हम क्या कह रहे थे? सिस्टर क्रोमैटिड। बात समझ में आ रही है? डाटर क्यों कहा? भैया अगली सेल बनने वाली है तो उसका क्रोमोसोम कहलाएगा। और आपको पता है अगर मेरे पास ये सेल है जिसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ, इसे हम पेरेंट सेल कहते हैं। डिवीजन के बाद जो सेल बनती है उसका नाम बोलो, डाटर सेल कहलाता है। अभी तक हम मेटाफेज में जब थे तब हम इस क्रोमोसोम के इन दोनों क्रोमैटिड क्या कह रहे थे? हम सिस्टर क्रोमैटिड कह रहे थे। अब इसी को क्या कह रहे हैं हम? जब ये टूट जाएगा बीच से तो अब इसे हम क्या कह रहे हैं? डाटर क्रोमैटिड। क्या कह रहे हैं? बात समझ में आ गई? कह रहे हैं टू डाटर क्रोमैटिड्स नाउ रिफर्स टू एज द डाटर क्रोमोसोम। नहीं समझ में आई बात? भैया यहां देखो, ये मेरे पास मेटाफेज का एक क्रोमोसोम है। बताओ मुझे मेटाफेज क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? दो है ना? दोनों क्रोमैटिड कहां से अटैच हैं? इतनी बात समझ में आ गई? अरे बोलो ना। अब मुझे बता दो मेटाफेज क्रोमोसोम में जो दो क्रोमैटिड होते हैं आपस में क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। कौन सा फेज आ गया? एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम टूट गया, क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया। अच्छा तो ये है कि कहो क्या टूट गया? सेंट्रोमियर टूट गया। सेंट्रोमियर टूटा तो बताओ अब यही जो सिस्टर क्रोमैटिड था, अब इसी को मैं क्या नाम देता हूं? डाटर क्रोमैटिड। क्या कह रहा हूं? और यही डाटर क्रोमैटिड आगे चल के जब सेल डिवाइड कर जाएगी तो क्या बना लेगा? डाटर क्रोमोसोम। क्या बना लेगा? अरे बोलो ना, क्या ये सेंटेंस समझ में आया? टू डाटर क्रोमैटिड्स नाउ रिफर्स टू एज डाटर क्रोमोसोम। अब मुझे बताओ अगर मैं डाटर क्रोमोसोम कह रहा हूं, एनाफेज में जो क्रोमोसोम होगा, बताओ उस क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होंगे? कितना होगा? बताओ ना मुझे, कितने क्रोमोसोम होंगे? सर क्रोमैटिड कितने होंगे? क्या कुछ ऐसा दिखेगा आपको? कितने क्रोमोसोम है ये? एक क्रोमोसोम। कितने क्रोमैटिड? एक क्रोमैटिड। मैंने आपसे कहा था कभी कभी मैं क्रोमोसोम कहूंगा कि सर इस क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड है, क्रोमोसोम एक है। कहूंगा कभी कभी मैं क्रोमोसोम तो एक है लेकिन क्रोमैटिड कितना है? दो। तो बताओ ना क्या प्रोफेज मेटाफेज कुछ ऐसा था? एक क्रोमोसोम। यहां बताओ एनाफेज में एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड। पहले यही क्रोमैटिड जब मेटाफेज में था कैसे नाम क्या था? सिस्टर। जब ये स्प्लिट कर गया क्या नाम पड़ गया? डाटर। डाटर क्रोमैटिड। और यही डाटर क्रोमैटिड आगे नई बनने वाली सेल क्या कहलाएगा? डाटर क्रोमोसोम कहलाएगा। कुछ याद आया? अच्छा मुझे बताओ अगर मेरे पास यहां पर 46 क्रोमोसोम हैं, कितने हैं? कौन सा फेज है बताओ? ये कैसे पहचाना? सारे के सारे कहां पर हैं? मेटाफेज है ना? अगर ये ह्यूमन की सेल है बताओ कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 होंगे। अच्छा बताओ जब यही सेल एनाफेज में जाएगी, कहां जाएगी? तो क्या यहां पर सेंट्रोमियर से डिवाइड हो जाएगा? कैसे डिवाइड होगा? ऐसे डिवाइड होगा। ऐसे हो गया? अरे बोलो। अब जैसे डिवाइड होगा तो बताओ क्या स्पिंडल फाइबर इसे अपनी तरफ खींचेगा? तो ये आगे से भागेंगे तो ये आधा वाला पार्ट इधर भागेगा और ये आधा पार्ट आएगा नहीं आएगा? अच्छा मुझे बताओ जब ये आधा ऊपर जाएगा तो क्या पहले ये जब मेटाफेज में था तो क्या इसी को मैंने सिस्टर क्रोमैटिड कहा था? अरे बोलो। ये और ये सिस्टर थे ना? अब जब एनाफेज में टूट चुके हैं तो इन्हीं का नाम डाटर क्रोमैटिड और आगे चल के इन्हें क्या कहूंगा मैं? डाटर क्रोमोसोम कहूंगा। मुझे बताओ अगर मैं इसी क्रोमोसोम को एनाफेज में मैं डाटर क्रोमोसोम बोल दूं तो बताओ एनाफेज के अंदर टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? कितना? 92। नहीं याद है भाई? मेटाफेज में कितने थे? 46 थे ना? कितने थे? जब मैं 46 बोल रहा था तब मैं मेटाफेज में था, तब मेरे पास एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड थे? लेकिन जब ये एनाफेज में पहुंच जाएगा, जब एनाफेज में पहुंच जाएगा तब कुछ आपको ऐसा दिखेगा। एक सेल के अंदर यहां पर एक क्रोमोसोम होगा, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। हाँ किसने कहा 46 ऊपर 46 नीचे? बहुत बढ़िया है। ऐसा दिखेगा। अरे भाई जब ये ऊपर वाला भागेगा तो क्या आपको 46 क्रोमोसोम यहाँ नहीं दिखेगा? क्या 46 यहाँ नहीं दिखेगा? लेकिन बताओ ये जो क्रोमोसोम होगा इसमें कितने क्रोमैटिड होंगे? एक वाले होंगे। अरे बोलो। कभी मैंने इन्हीं को सिस्टर क्रोमैटिड कहा था, अब मैं इसे डाटर
क्रोमैटिड या आगे चलकर डाटा क्रोमोसोम बोलूंगा। बताओ क्या एनाफेज में कभी ऐसे स्टेज दिखेगी जहां पर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा? हाँ, डबल हो जाएगा। कौन सी स्टेज है? वो ये वाली स्टेज है जब आपके पास कितने क्रोमोसोम दिखेंगे? 46 ऊपर 46 नीचे दिखेंगे। लेकिन ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनमें कितने क्रोमैटिड होंगे? अरे बोलो, सिंगल क्रोमैटिड। अगर देखा जाए, मुझे बताओ यहां पर टोटल क्रोमैटिड कितने हैं? टोटल क्रोमोसोम पहले बताओ। टोटल क्रोमोसोम, अगर ये एक ह्यूमन की सेल है तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46 हैं। बताओ मुझे टोटल क्रोमैटिड कितने हैं? कितने हैं? है ना? अरे बोलो, क्या अभी भी एनाफेज जब आएगा तो अभी भी टोटल क्रोमैटिड उतने ही रहेंगे? टोटल क्रोमैटिड कितने रहेंगे? अरे 92 ही रहेंगे। 92 यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी तो है ना। लेकिन क्रोमोसोम कितने थे यहाँ पर और यहाँ पर कितने हो गए? क्यों कहा मैंने? भैया यहाँ पर क्रोमोसोम जब था एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड था, यहाँ पर एक क्रोमोसोम। अरे बोलो ना, क्लियर है इतनी बातें? तो मैंने कहा सर पहला काम बताओ, सब कुछ भूल भाल के बस एक चीज़ याद रखना है। मुझे बताओ एनाफेज में पहला काम क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम। और जब क्रोमोसोम स्प्लिट होगा तो मैंने कहा जो पहले सिस्टर क्रोमैटिड था अब वही डॉटर क्रोमैटिड कहलाएगा, और उसी को आगे चल के मैं क्या कहूँगा? डॉटर क्रोमोसोम कहूँगा। क्या इतनी बात क्लियर है? और जो डॉटर क्रोमोसोम होगा वो किसका होगा? फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का होगा। और फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई किस सेल में होगी? फ्यूचर डॉटर सेल के अंदर होगी। बात समझ में आ गई? कह रहे हैं बिगिन देयर माइग्रेशन टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। कह रहे हैं सर यहाँ पे बताओ मुझे अपोजिट पोल की तरफ क्या मूव कर रहा है? क्रोमोसोम। बिगिन दियर माइग्रेशन टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। इससे पहले भी ये सेंटेंस आपने पढ़ा था किसी के लिए? इससे पहले आपने एस फेज में पढ़ा था, बिगिन्स टू द बिगिन मूवमेंट टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, सेंट्रोसोम के लिए। एस फेज में डुप्लीकेशन होने के बाद में, डुप्लीकेशन हो गया लेकिन मूवमेंट कब स्टार्ट होता है? प्रोफेज में। कुछ याद है? सेंट्रोसोम का मूवमेंट कब होता है? प्रोफेज में। अब मुझे बताओ डॉटर क्रोमोसोम का मूवमेंट किस फेज में होगा? एनाफेज में। किस फेज में होगा? इस फिगर में हो, इस वाले फिगर में। मैंने कहा सर जब ये यहां से टूट जाएगा, यहां से टूटेगा, ऐसे जब टूटेगा तो स्पिंडल फाइबर ये अपनी तरफ खींचेगा। अरे बोलो, और जब स्पिंडल फाइबर ये अपनी तरफ खींचेगा तो बताओ क्या अब क्रोमोसोम का मूवमेंट होगा? बताओ ना। तो ये ऊपर वाले आधे कहाँ जाएंगे? ऊपर की साइड जाएंगे, एक पोल की तरफ जाएंगे। ये आधे कहाँ जाएंगे? नीचे पोल की तरफ आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? अरे बताओ क्या अब इन्हीं को मैंने डॉटर क्रोमोसोम कहा है? तो डॉटर क्रोमोसोम ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये इतने डॉटर क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे। तो बताओ मुझे डॉटर क्रोमोसोम का मूवमेंट किस फेज में स्टार्ट होता है? एनाफेज में। अभी तक मुझे बताओ एनाफेज में क्या क्या काम हुआ? पहला काम क्या हुआ? स्प्लिटिंग ऑफ द क्रोमोसोम। सबसे अच्छे तरीके से क्या बोलो? स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर। और जब ये स्प्लिट कर जाएंगे तो मुझे बताओ डॉटर क्रोमोसोम बन जाएगा। और जब डॉटर क्रोमोसोम बन जाएगा तो क्या ये अब इक्वेटर पर रुकेंगे? नहीं, क्योंकि जो रस्सी मैंने बांधी तो रस्सी क्या हो चुकी है? कट चुकी है। जब कटेगी तो क्या करेंगे? वो अपोजिट पोल तरफ भागेंगे। तो आधा क्रोमोसोम ऊपर एक पोल तरफ और आधा कहाँ जाएंगे? तो अगला अंडरलाइन करो अपना कि डॉटर क्रोमोसोम का माइग्रेशन अपोजिट पोल की तरफ किस फेज में होता है? एनाफेज में। क्या यहां तक की बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। कह रहे भैया सेंट्रोमियर, सॉरी हाँ, सेंट्रोमियर का जो पोजीशन होगा वो कहां होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज। अगला, विथ द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। क्या क्रोमोसोम का आर्म ही क्रोमैटिड था या नहीं था? कह रहे आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। यहां पे देख सकते हो ये क्रोमोसोम, मेरे पास फिगर है यहां पर देखो, दो फिगर में बना रहा हूं। एक फिगर ये हो गया, दूसरा फिगर ये हो गया। मुझे बताओ, तुम्हें बताना है कि ये कौन सा फेज है? कौन सा फेज? चलो
अब बताओ ये क्या है, मैंने कहा सेंट्रोमियर टूट गया, सेंट्रोमियर टूट गया, स्प्लिटिंग हो गई, कौन सा फेज, एना फेज। अच्छा जब टूटेगा तो क्या यही जो जुड़ा हुआ था ना भाई, जब जुड़ा हुआ था तो मजबूती से जुड़ा था, जब कटेगा तो भैया ये इधर खींच रहे हैं इधर, तो ये इधर भागेंगे, और जब ये इधर खींचेंगे तो ये इधर भागेंगे, इन्हें ये लोग खींच रहे हैं ये नीचे आएंगे, इन्हें भी ये लोग खींच रहे हैं तो नीचे आएंगे ना। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या यहाँ से आ गया, कलर ना चेंज करो, कलर कौन सा है, रेड वाला है। कुछ आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पर, और कुछ आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। अगला ये यहाँ से डिवाइड किया, बताओ डिवाइड किया है तो बताओ मुझे, ये स्पिंडल फाइबर है ना, ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से अटैच था, काइनेटोकोर से, अरे बोलो। अच्छा बताओ अगर आप इसे यहाँ से खींचोगे तो ये खींचेगा कहाँ से, काइनेटोकोर से, और काइनेटोकोर से जब खींचेगा तो ये तो आगे भागेगा ना। तो मुझे बताओ क्या यही सेंट्रोमियर था, अरे बोलो। तो जब एनाफेज में स्प्लिटिंग हो जाती है, क्रोमोसोम अपोजिट पोल तरफ मूव करते हैं, तो मुझे बताओ जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होती है वो किस तरफ होती है, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर ये है, बताओ किस तरफ होती है, पोल की तरफ, बोलो। नहीं समझ रहा, मान लेते हैं यहाँ रस्सी बांध दो, मुझे रस्सी बांधो, रस्सी बांधने के बाद मुझे कोई खींचे अगर, तो मैं किस साइड मुड़ूंगा, अरे बोलो। ये जो मेरा पार्ट होगा, जब जैसे मान लो तो मैं यहाँ बीच में खड़ा हूँ, मैं जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा ना, मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन तुमने रस्सी यहाँ मुझे बांध दी है, तुम रस्सी खींचोगे, तुम रस्सी खींचोगे तो तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे साइड में आऊँ, और मैं मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा। अब क्या होगा, मेरी जो बॉडी होगी, आधा पार्ट ये वाला, आधा पार्ट ये इधर, ये मैं अपोजिट करूँगा तो मैं पीछे मुड़ूंगा ऐसे, अरे होगा, और जहाँ से रस्सी बांधी वो पार्ट क्या हो जाएगा, आगे। तो कुछ आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये वाला पार्ट तुम्हें आगे के दिखेगा और ये दोनों पार्ट कहाँ दिखेगा, पीछे। तो बताओ रस्सी कहाँ से बांधी हुई थी, काइनेटोकोर से, और काइनेटोकोर कहाँ होता है, सेंट्रोमियर पर होता है। बताओ अगर मैं इसे खींचूंगा यहाँ से तो कौन सा पार्ट आगे बढ़ाएगा, जहाँ से रस्सी बंधी हुई है, और रस्सी कहाँ बंधी थी, काइनेटोकोर से बंधी थी, और काइनेटोकोर कहाँ पे था, सेंट्रोमियर पे था। तो बताओ जब क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है तो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा, और जब अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है तो बताओ सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ होती है, पोल की तरफ। क्या यही सेंट्रोमियर है, कहाँ पर है, ये पोल की तरफ है ना, अरे बोलो। और ये दोनों क्या है, क्रोमैटिड के आर्म है, अरे क्रोमैटिड की क्या है, आर्म है। बताओ ये आर्म कहाँ है, पीछे ना। तो देखो यार, जो आगे चलता है उसे कहते हैं नेता, जो आगे के चलता है उसे कहते हैं क्या है, नेता। जो आगे होता है उसे कहते हैं लीडिंग एज, कौन सा एज होता है, और जब पीछे उसका नाम होता है ट्रेलिंग बिहाइंड। तो बताओ यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ एनाफेज में क्रोमोसोम डिवाइड हो चुका है, तो बताओ सेंट्रोमियर कहाँ पर होगा, लीडिंग एज पर होगा, लैगिंग एज पर होगा, लीडिंग एज पर होगा, क्योंकि सेंट्रोमियर आगे आगे और इनका दोनों आर्म पीछे पीछे। तो कहते हैं भैया कि कब आपको दिखेगा सेंट्रोमियर लीडिंग एज पर, जब क्रोमोसोम का मूवमेंट स्टार्ट होगा, तब कहां पर, सेंट्रोमियर डिवाइड करने के बाद में। तो ये हो गया मेरे पास क्या, सेंट्रोमियर। बताओ सेंट्रोमियर किस एंड पर है, लीडिंग एंड पर है, किस पर है। अब मुझे बताओ टेल कहां पर है, ट्रेलिंग बिहाइंड, ये इसके क्या है, पीछे पीछे है। बात समझ में आ गई, अरे बोलो ना। यहां बताओ क्या यही वाला सेंट्रोमियर है, क्या ये भी सेंट्रोमियर है, बताओ सेंट्रोमियर किस साइड में है, पोल की साइड में है या नहीं है, किस एंड पर है ये, लीडिंग एज पर है, ये लीडिंग पर है। बताओ ये दोनों आर्म कहाँ पर हैं, सर बिहाइंड है ये। इतनी बात क्लियर हो गई, अरे बोलो ना। कभी तुमने बचपन में कोई खेल खेला, एक खेल गांव में होता था खो खो करके, अरे खेला होगा, रस्सी से पीटते भी हैं, मारते भी हैं, नहीं खेला है, खो खो नहीं होता, टच करते हैं ना खो खो में, अरे करते हैं हाँ। और छोटी क्लास में टीचर तुम्हें रस्सी वाला खेल खिलाते हैं, वही बीच में बांध करके ना, एक लोग को बीच में बांध देते हैं, दो रस्सी खींचते हैं, अरे कोई चीज़ बांध दो, हाँ कोई भी चीज़ बांधो, बांधने के बाद खींचते हैं, तो वही बात आ गई। या कभी कभी ऐसा भी होता है, एक बच्चा को बांध देते हैं यहाँ से, वो अकेले खींचता है, दो लोग इधर खींचते हैं, तो वही बात आती है, जहाँ से आपको बांधा जाएगा, जहाँ से बांधा जाएगा, अगर आप ये खींचोगे, आपने फिजिक्स पढ़ा होगा,
जब आप खींचते हो टेंशन क्रिएट होता है ना रस्सी में, तो भैया जब खींचोगे जहाँ बंधा होगा वही तो खींचेगा वो, और दोनों एंड क्या हो जाएंगे पीछे। तो मुझे इतना समझाना था कि जब सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तो बताओ सेंट्रोमियर किस साइड होगा, पोल की तरफ होगा या इक्वेटर की तरफ होगा? पोल की तरफ होगा। ये भी सेंट्रोमियर पोल की तरफ, ये भी कहाँ होगा? पोल की तरफ होगा। अब अगली बात बताओ मुझे, नेक्स्ट बात बताओ, नेक्स्ट यहाँ पर कि जो आर्म है ये कहाँ होगा? बिहाइंड होगा। तो अब आपसे यहाँ से अंडरलाइन करना है, यहाँ पर आइए। मैंने कहा सर कि जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का मूव करेगा तो बताओ सेंट्रोमियर किस पोजीशन की तरफ होगा? ये पोल की तरफ होगा। इतना अंडरलाइन करो, सेंट्रोमियर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, और पोल पे होगा बताओ किस एंड पर होगा? ये लीडिंग एंड पर होगा, ठीक है ना। अगला जो आर्म था क्रोमेटिड का वो कहां पर रहेगा? बिहाइंड रहेगा, पीछे पीछे आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे बात करते हैं। द एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी एनाफेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इवेंट होता है? पहला, एनाफेज में पहला इवेंट क्या है? सेंट्रोमियर स्प्लिट। अब यहां सही लिखा गया है, क्या लिखा है? सेंट्रोमियर स्प्लिट। और सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो बताओ क्या सेपरेट कर जाएगा? क्रोमैटिड। कौन से क्रोमैटिड? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, और यही सिस्टर क्रोमैटिड अब क्या कहलाएगा? डाटर क्रोमोसोम। किसका? डाटर न्यूक्लियाई का। और डाटर न्यूक्लियाई किसके अंदर होगी? डाटर सेल के अंदर होगी। बात समझ में आ गई? अगली बात, क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। मैंने कहा था एनाफेज के अंदर जो क्रोमैटिड थे, यानी जो फ्यूचर का क्रोमोसोम था, उसका मूवमेंट क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो क्रोमैटिड जो हैं मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। क्या ये वही क्रोमैटिड हैं? क्या इनको अब मैं डाटर क्रोमैटिड बोल दूं? क्या इन्हीं को मैं डाटर क्रोमोसोम बोल दूं? बात सही है ना। मैंने कहा सर इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। किस फेज के अंदर? एनाफेज के अंदर। और धीरे धीरे क्रोमोसोम कहाँ पहुंच जाएंगे? सब अपोजिट पोल की तरफ पहुंच जाएंगे। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? और अगर अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके हैं तो कुछ आपको फिगर इस फॉर्म में दिखने वाला है, जो एनसीईआरटी का फिगर है। यहाँ पे देखें, बताओ मुझे यहाँ पर कितने क्रोमोसोम हैं? 4 हैं। यहाँ कितने क्रोमोसोम हैं? लेकिन बहुत गौर से देखो, ये जो 4 क्रोमोसोम है इसमें कितने क्रोमैटिड हैं? एक क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड। देखो ना, ये यहाँ पर है, ये एक क्रोमैटिड है, ये एक यहाँ से यहाँ तक एक क्रोमैटिड। अरे बोलो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक क्रोमैटिड, यहाँ से यहाँ तक एक क्रोमैटिड, यहाँ से यहाँ तक एक क्रोमैटिड ना। अरे बोलो ना। मुझे बताओ दो यहाँ पर टोटल क्रोमैटिड का नंबर 8, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम कितने? 4 यहाँ पर। बात है क्लियर? वही बात मैंने कहा, अगर मैंने कहा 46 मान लेते हैं तो 46 पहले था, अब टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 92। लेकिन डिफरेंस किस बात का है? क्रोमैटिड पहले भी 92 था, अभी भी कितना है? 92 है। लेकिन डिफरेंस किस बात का है? वहां पे जो क्रोमोसोम था एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड, और एनाफेज में एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड हैं? एक है। बात है क्लियर? इसीलिए जब माइटोसिस कंप्लीट होता है तो सेल के अंदर टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 46 होता है, यानी कि उतना ही होता है जितना कि उसके पेरेंट में होता है। आते हैं टीलोफेज में। कहाँ पर है? किसका? क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। हाँ, पहले 46 था, एनाफेज में 92 हो जाएगा। लेकिन क्या 92 रुका रहेगा? नहीं, क्योंकि एनाफेज के बाद टीलोफेज आएगा, और टीलोफेज में क्या करेगी? सेल डिवाइड कर जाएगी, तो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, फिर से उतना रिस्टोर कर लेगा। ठीक है ना। चलिए अगला स्टेप कौन सा है? टीलोफेज। कौन सा है? टीलोफेज। नेक्स्ट स्टेप पढ़ाते हैं। आज के लिए केवल प्रोफेज और क्या क्या पढ़ा? मेटाफेज और